केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। कल वित्तीय वर्ष 2023-24 का पेश होगा आम बजट। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिले को दी कई सौगातें। सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। चाईबासा में AK-47 के साथ 3 उग्रवादी गिरफ्तार। पलामू में JJMP के सब जोनल कमांडर ने हथियार के साथ किया आत्मसमर्पण। और आम लोगों के लिए खुला राजभवन उद्यान। पहले ही दिन उमड़ी लोगों की भीड़। उद्यान की खूबसूरती के मुरीद हुए लोग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश होने वाले आम बजट से पहले आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वर्ष में वास्तविक रूप से 6.5% की आधारभूत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अर्थव्यवस्था में 6 से 6.8% तक की दर से वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2023-2024 में न्यूनतम GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वित्त वर्ष में 7% की आर्थिक वृद्धि दर बताई गई है। पिछले वित्त वर्ष में यह दर 8.7% थी। समीक्षा में कहा गया है कि इस आर्थिक वृद्धि में MSME क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें जनवरी से नवंबर 2022 के बीच लिए जाने वाले कर्ज में 30.5% का इजाफा दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में पूंजी व्यय में भारी वृद्धि से भी आर्थिक रफ्तार देखने को मिली है। इस पूंजी व्यय में इस अवधि के दौरान 63.4% का इजाफा देखा गया है। गिरावट का सामना कर रहे आवासन क्षेत्र में तेजी देखी गई। इसका मुख्य कारण निर्माण गतिविधियों में प्रवासी मजदूरों का लौटना है। वित्त वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 की पहली छमाही में निर्यात वृद्धि का रुझान रहा, जो कि निर्माण क्षेत्र को थोड़ी गति मिली। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP में निजी उपयोग की हिस्सेदारी 58.4% रही। वित्त वर्ष 2013-14 के बाद किसी भी दूसरी तिमाही में यह सबसे बड़ी भागीदारी है। इसके पीछे व्यापार, होटल और यातायात क्षेत्र को महत्वपूर्ण कारक माना गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि लगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन ने इसके बाद पत्रकार वार्ता कर आर्थिक सर्वेक्षण के पहलुओं पर जानकारी दी। Rate to be 6.5% for the next financial year, and the range we have projected for the outcomes is between 6 and 6.8%. Baseline is 6.5. The range is 6 to 6.8. From the Indian standpoint, a moderate to somewhat significant global economic slowdown will be, on balance, a better outcome because it would lead to lower commodity prices and a cessation of interest rate tightening in the developed world, weaker dollar, etc. Therefore, in order to make sure that we fully accommodate the downside risks, संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जो ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती है और गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरी करके आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का
गर्व जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय भारत प्रथम, नागरिक प्रथम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है। इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री आम बजट कल पेश करेंगी। राजधानी रांची के लोगों को उम्मीद है कि ये बजट जन कल्याणकारी होगा। लोगों को उम्मीद है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। दाम पर लगभग डीजल के भी दाम पर, कहीं पर जाने आने में भी भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है। गरीब आदमी लोग को जीना मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अगर बजट पेश करती है, आने वाले दिनों में जो बजट आती है तो उसमें बेहतर से बेहतर हो, जिसमें गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। लगते हैं कि भाई हम लोग को राहत मिले और क्या। बहुत बजट में थोड़ा खाने पीने का थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि हम लोग गरीब लोग कहाँ से हम लोग सकेंगे खाने पीने का लेने के लिए। जो 3 लाख है उसको 5 लाख किया जाए, यही हम गुजारिश करते हैं अपने सरकार से कि इस बजट को थोड़ा हम लोग को सोचकर, घर की महिलाओं को सोचकर इसको थोड़ा सा अच्छा किया जाए और हम लोग को भी कुछ फैसिलिटीज मिले। महिला की दर्द समझ सकती है और महंगाई को कम करें, यही मेरा ख्वाहिश है। ये हमारी अपेक्षा है भारत सरकार से, झारखंड पे विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ के विकास के लिए जो भी जरूरी है वो कदम उठाया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नुआ खतियानी जोहार यात्रा माने तो नुआ करा कि जाल का अबुआ सीएनटी एसपीटी एक्ट मेंते आबो नोटे बंचा मना बुना उनका के नुआ दिसोम रे आबोरेन हिजू आनी पीढ़ी को, आबोरेन गिदर पिदर को नौकरी रे उनको सनातन पही जायगा को न्यामा उना मेंते कानूनी पासेरा कि 32 खतियान के नुआ दिसोमरेन होड़ को पहचान हुआ उनको के नौकरी के बाकुआ होना कानूनी बनाव लेदा, लेकिन उनको विपक्ष बाको खुशिया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जमशेदपुर के डीबीएमएस स्कूल सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं की संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जमशेदपुर वासियों को जुगसलाई ओवरब्रिज की भी सौगात दी।
उन्होंने इस ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता और बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। जमशेदपुर में जुगसलाई आरओबी जनता को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास लोगों को आवागमन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी कई निर्माण देखने को मिलेंगे। इस ओवरब्रिज को बनने में 6-7 साल लग गए और आप देखेंगे कि आप आने वाला समय में 1.5 साल 2 साल के अंदर ओवरब्रिजें कंप्लीट होंगी, फ्लाईओवरें कंप्लीट होंगी और लोगों की सेवा में वो सब आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुगसलाई ओवरब्रिज के शुरू होने से शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इससे इस मार्ग में आने जाने वालों को सहूलियत के साथ साथ उनके समय की भी बचत होगी। कार्य योजना तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को एयर कनेक्टिविटी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। जुगसलाई के टाटा आदित्यपुर स्टेशन के बीच आरओबी और पहुंच पथ का निर्माण 2018-19 में प्रारंभ हुआ था। इसकी कुल लंबाई 843 मीटर है। इस परियोजना को पूरा करने में 44 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से 13 वर्ष बाद विमान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सोनारी हवाई अड्डे से पहले विमान को हरी झंडी दिखाकर कोलकाता के लिए रवाना किया। जमशेदपुर में सोनारी हवाई अड्डा से जमशेदपुर कोलकाता विमान सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में रोड, रेल, वाटर और एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। राज्य के अंदर लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, उसकी कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, इसका निरंतर प्रयास हो रहा है। हम लोग राज्य के अंदर कई एयरपोर्ट को सुदृढ़ कर रहे हैं। राज्य सरकार भी कई इस क्षेत्र में काम कर रही है। सोनारी हवाई अड्डे पर आयोजित इस कार्यक्रम से केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़े। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जन जन तक हवाई सेवा को पहुंचाना हमारा संकल्प है। उसकी एक झलक जमशेदपुर से कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू होने के रूप में देखी जा सकती है। नई यात्रा, नया विमान दो ऐसे राज्यों को, दो ऐसे शहरों को जोड़ रहा है जिनकी प्राथमिकता देश के इतिहास में सदैव रही। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के बीपी चाणक्य चौधरी ने जमशेदपुर कोलकाता हवाई सेवा शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जमशेदपुर से अन्य शहरों के लिए भी जल्दी हवाई सेवा शुरू होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये रीजनल कनेक्टिविटी की, जिसके तहत इंडिया वन एयर को लाइसेंस भी मिला जमशेदपुर और कलकत्ता को कनेक्ट करने का। उन लोगों ने ये भी कहा कि चलिए एक नॉन आरसीएस सेक्टर है भुवनेश्वर जमशेदपुर, उसको भी कनेक्ट किया जाए। सोनारी हवाई अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावे मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, विधायक रामदास सोरेन, संजीव सरदार और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे भी शामिल हुए। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम 15.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान आज जमशेदपुर की प्रतिष्ठित कथाकार और साहित्यकार जयनंदन को साक्षी स्थित रविंद्र भवन प्रेक्षागृह में दिया गया। इस अवसर पर उन्हें शॉल, स्मृति चिन्ह और 11 लाख रुपए नकद दिए गए। प्रसिद्ध साहित्यकार मनमोहन पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा के द्वारा समाहरणालय परिसर से स्वच्छता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। रथ को डीडीसी राजेश कुमार राय ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस रथ के माध्यम से गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता और जल के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिले में बीती रात उरसुगी गांव निवासी एक मजदूर गोलू भुइया की मौत बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहा। मृतक के पिता मजदूरी करने राज्य के बाहर गए हुए हैं। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 27 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान मोबाइल चोरी मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी के 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों का अनशन आज भी जारी रहा। इस दौरान रांची में एक कर्मी पूर्णिमा कुमारी की हालत गंभीर हो गई। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य भर में जारी एनएचएम अनुबंध कर्मियों के आंदोलन को ऑल झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। इस सिलसिले में कल एसोसिएशन के सभी कर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज करवाएंगे। इसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो नियमितीकरण को लेकर उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है। धनबाद जिले के कालूबथान ओपी इलाके में कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने कृष्णा धाम के पास इस वारदात को आज सुबह अंजाम दिया। मृतक की पहचान बलियापुर दौलाबड़ निवासी अशोक गोप के तौर पर हुई है। गुमला सदर अस्पताल में कल देर रात आग लगने से अस्पताल में भर्ती रोगी और उनके परिजनों में अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल के डायलिसिस विभाग में लगी थी। दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज समाहरणालय परिसर से जिला कल्याण शाखा के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये प्रचार रथ जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण करेगा और लोगों को जिला कल्याण शाखा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सहियाओं ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सहियाओं ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। बहुत सारे बच्चे भी हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के भी नहीं होता है और खाने पीने का भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारे परिवार को अगर स्वास्थ्य विभाग में हम काम करते हैं लेकिन हमारे बच्चों को स्वस्थ पूरक पोषाहार ही नहीं दे पाएंगे 2000 रुपया में, तो फिर हम कैसे जिएंगे। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। ये कहानी है भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित पहले भारतीय मेजर सोमनाथ शर्मा की। 31 जनवरी साल 1923 में मेजर शर्मा का जन्म हिमाचल के कांगड़ा जिले में हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन में कंपनी कमांडर थे। उनका फौजी जीवन द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू हो गया था। नवंबर 1947 में पाकिस्तानी कबाइलों द्वारा कश्मीरी हवाई अड्डे पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश को मेजर शर्मा ने अपने कुशल नेतृत्व और पराक्रम से विफल कर दिया। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में वीरता से लड़ते हुए मेजर शर्मा शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया।
31 जनवरी साल 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया गया। एक्सप्लोरर 1 अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। इसको फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया। एक्सप्लोरर 1 पर एक ब्रह्मांडीय किरण डिटेक्टर उपकरण लगा था, जिसे पृथ्वी की कक्षा में विकिरण पर्यावरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया। इस उपग्रह का निर्माण और संचालन डॉक्टर विलियम एच पिकरिंग ने किया। ये अपनी कक्षा में करीब 12 वर्षों तक लगातार काम करता रहा। साल 1957 में सोवियत संघ के स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष के शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति पर राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्म है। अब भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 1932 के खतियान का कभी विरोध नहीं किया। श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर ही समर्थन वापस लेकर गिराई थी। तब वे राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा कि आखिर 18 महीने तक वे पहली बार राज्य के सीएम रहे, फिर भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति क्यों नहीं बनाई। यूपीए का देश और राज्य दोनों में शासन था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, फिर उन्हें 9वीं अनुसूची की बात तब क्यों याद नहीं आई। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा राजनीति की ऐसी दुकान नहीं चलने देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 4 फरवरी को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे संथाल परगना को एक बड़ी सौगात देंगे। श्री शाह देवघर में इफ्को खाद कारखाने का शिलान्यास करेंगे, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इस दौरान देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रत्याशी 7 फरवरी तक नामजदगी के पर्चे दाखिल कर सकेंगे। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। रामगढ़ समाहरणालय सभा कक्ष में उपचुनाव से संबंधित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। 27 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है। उसके लिए निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो रही है। नामांकन की प्रक्रिया 7 तारीख तक होगी। स्क्रूटनी 8 तारीख को प्रस्तावित है और नाम वापसी 10 फरवरी तक लिया जा सकता है। उसके बाद 27 फरवरी को, जैसे आप सभी जानते हैं, इसका मतदान किया जाएगा। 2 तारीख को मतगणना शेड्यूल्ड है। 405 रामगढ़ उपचुनाव के लिए हमारे सारे बूथ हैं, जिसमें 10 क्लस्टर की स्थापना करी गई है। हमारे पोलिंग पार्टीज, ईवीएम, ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और इस दौरान पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि रामगढ़ जिले में कुल 6 चेक नाके संचालित हैं एवं उनके माध्यम से अवैध गतिविधियों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। 6 चेक नाके कार्यरत हैं, जिसमें 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में चेक नाकों को और बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में रामगढ़ जिले के सभी बॉर्डर्स भी सील कर दिए जाएंगे। इलीगल बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज सेक्टर 1B स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त की उपस्थिति में ईवीएम वेयर हाउस के कमरों का ताला खोला गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक सुमन के अलावे कई पदाधिकारी उपस्थित थे। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने AK-47 के साथ 3 PLFI उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि तीनों अभियुक्तों के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव और टेबो समेत खूंटी जिले के मुरहू थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने अपनी स्वीकारोक्ति में उग्रवादी घटनाओं में शामिल होने की बात कही है। उस दस्ते के साथ उस दस्ते के 3 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डाल्टनगंज पुलिस को भी आज नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। उग्रवादी संगठन JJMP के सब जोनल कमांडर अनिल भुइया ने पलामू SP कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। SP कार्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में अनिल भुइया ने एक देसी कट्टा और 2 315 बोर की 2 गोलियों के साथ सरेंडर किया। मौके पर CRPF 134 पलामू बटालियन के समादेष्टा सुदेश कुमार और CRPF 172 बटालियन गढ़वा के समादेष्टा नृपेंद्र कुमार सिंह
मौजूद थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू की टीम ने आज लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में हल्का नंबर 6 के कर्मचारी धीरेन्द्र दीक्षित को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हल्का कर्मचारी जमीन के म्यूटेशन के एवज में घूस की राशि ले रहा था। गिरफ्तार करने के बाद हल्का कर्मचारी को एसीबी कार्यालय लाया गया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बीते 27 जनवरी 2023 को जेएससीए स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट मैच में कई लोगों का मोबाइल चोरी हुआ था। दुर्बा थाने में दर्ज प्राथमिकी के बाद रांची एसएसपी के निर्देश पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया और तकनीकी शाखा की मदद से 2 मोबाइल चोर भगीरथ सिंह और विजय सिंह को पुरुलिया से गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी हुए 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड के चेचकपी में एक घर में रखे पुआल में आग लगने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे पुआल में खेल रहे थे, तभी अचानक पुआल में आग लग गई, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। 3 दशकों से अधिक की सेवा देने के बाद आज दूरदर्शन केंद्र रांची से 3 अभियंता सेवानिवृत्त हुए। वरीय अभियंता सहायक अशोक कुमार सिंह और विश्वनाथ शाह ने अपनी सर्विस के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी में करीब 33 साल योगदान दिया, जबकि अभियंता सहायक श्याम सुंदर प्रसाद 35 साल सेवा देने के बाद आज सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के मौके पर दूरदर्शन केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र प्रमुख आर.के. राव समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके सुखद भविष्य की कामना की। राजभवन उद्यान आज से आम लोगों के दीदार के लिए खोल दिया गया है। ये उद्यान 7 फरवरी तक आम लोगों के लिए एक निर्धारित समय तक खुलेगा। आज पहले दिन 2,876 लोगों ने उद्यान का दीदार किया। उद्यान घूमने आए लोगों ने अपने परिवार के साथ खूब मस्ती भी की। बच्चों ने उद्यान स्थित झूलों का आनंद लिया। रंग बिरंगे फूलों के साथ लोगों ने फव्वारों का भी लुत्फ उठाया। राजभवन का तो सोचे कि चलो घूम ही लेते हैं, हम लोग भी घूम लेते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बाकी सभी लोग यहाँ पर खुला है। यहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल पेड़ पौधे हैं देखने के लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। कल वित्तीय वर्ष 2023-24 का पेश होगा आम बजट। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिले को दी कई सौगातें। सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। चाईबासा में AK-47 के साथ 3 उग्रवादी गिरफ्तार। पलामू में जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर ने हथियार के साथ किया आत्मसमर्पण। और आम लोगों के लिए खुला राजभवन उद्यान। पहले ही दिन उमड़ी लोगों की भीड़। उद्यान की खूबसूरती के मुरीद हुए लोग।